नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साइंस प्रैक्टिस की इस श्रृंखला में मैं आप सभी को लगातार एक से बढ़कर एक सेशन देता जा रहा हूं, जिसमें आप लोग पूरी निष्ठा से, पूरे लगन के साथ लगे हुए हैं और मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्नों के साथ डेली आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। तो इस सेशन और इस श्रृंखला में कभी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज या कोई टॉपिक आपको परेशान कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो इसी सब्जेक्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप उसको कमेंट कर दिया करें। कमेंट कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा, ये मेरा वादा है। और बाकी रही कोई अलग समस्या तो उसके लिए आप हमारे संस्था के जो नंबर हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए और आइए शुरू किया जाए आज का सेशन। बेहतरीन प्रश्न है और आपके लिए बेहतरीन तरीके से मैं इसको प्रस्तुत करूंगा, एकदम सरल से सरल शब्दों में, ताकि कहीं से भी आपको बोरिंग ना फील हो। लीजिए, प्रश्न आपके सामने है, उसका आंसर कीजिए। तब तक जो औपचारिक गतिविधियां हैं या कार्य हैं उसको मैं पूरा कर देता हूं। चलिए बताइए, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है। वेरी लाइट का प्रयोग, वेरी लाइट पिस्टल एक पिस्टल होती है जिसे जब आप फायर करेंगे तो उसमें से लाइट निकलती है, गोले की तरह से होती है, लाइट निकलती, बहुत ऊपर तक जाती है और अपने आसपास प्रकाश फैला देती है। उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। आप फिल्म देखे होंगे तो फिल्म में एक लाइट होती है जो लास्ट में मारी जाती है, फायर किया जाता है, जिससे अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका मेन मकसद क्या होता है, वो क्या, तो उसको आपको बताना है इस प्रश्न में। तो आप फिल्म देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि वेरी लाइट क्या होती है। वेरी लाइट मैंने आपको बताया ना कि एक पिस्टल है, ऐसी पिस्टल होती है जिसको आप मारेंगे तो उसमें से गोले के जैसे, जैसे आप फायर करते हैं गोला फटता है ना, तो उसी तरह से आप फायर करेंगे तो उसमें से निकलेगा प्रकाश के जैसा, धुआं और प्रकाश दोनों निकलता है, लेकिन प्रकाश कुछ ज्यादा ही निकलता है और आसपास की एरिया जो होती है वो लाइट से भर जाती है, मतलब उजाला हो जाता है वहां पर। तो वो किस काम में मुख्य रूप से आता है उसको बताना है, बाकी उसके अदर उपयोग तो भाई लोग कर ही लेते हैं। मतलब एक सामान है, उसके कई तरह से उपयोग लोग ढूंढ ही लेते हैं। जुआड़ू लोग हैं, जुआड़ू भारत है, तो ढूंढ ही लेंगे नई नई चीजें। इसमें आपको बताना है कि उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, क्या फायरिंग प्रैक्टिस के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि बंदूक सीखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, बंदूक चलाने में सीखने के लिए, आत्मरक्षा के लिए। अब जब उसमें बंदूक में गोली ही नहीं रहेगी तो आत्मरक्षा कहां से होगी, सीधी सीधी बात है ना, इसको काट दो। अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए। अब ये बताइए कि आप कहीं छिपे हुए हैं, क्या आप वेरी लाइट मार के अपने दोस्तों को अपना लोकेशन बताएंगे? कहीं उससे पहले आपका दुश्मन आपके नजदीक है, वो देख लेगा आपको और शूट कर देगा तुरंत, तब तो हो गया काम, बंटाधार हो जाएगा आपका। तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इसका प्रयोग अगर आपका कहीं आप अकेले में छूटे हुए हैं और कोई इधर उधर से जा रहा है तो आप लाइट मार के दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई लोग हैं, ठीक है, तो ये बता सकते हैं। लेकिन इसका सही उपयोग ये नहीं होगा। सही उपयोग क्या होगा, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जानते हैं जब देखा जाता है अंधेरे में कहीं अटैक करते हैं सैनिक लोग या सेना लोग, तो वहां पे
पहले उस एरिया को जानने के लिए वेरी लाइट का प्रयोग करते हैं, फायर करते हैं, उसको फायर करते हैं। फिर उसको ये सब लोग तुरंत ये देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, उस एरिया का निरीक्षण कर लेते हैं। उतने में, जितने में लाइट ऊपर गई होती है उतने में पूरी लाइट दिखती है, फिर वो लाइट अपने आप बुझ जाती है। बुझने के बाद फिर अंदाजे से, उस लाइट के अंदाजे से समझ में आ जाता है कि कितना एरिया यहाँ पर है और उसमें क्या क्या चीजें कहाँ पर हैं, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। सेना या फिर जो सैनिक होते हैं वो इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, चल तो ये हो गया इसका राइट आंसर। पहले का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया ना? चल उसके बाद है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसमें से ये बताया है कि अन्वेषण के दौरान यानी खोज के दौरान या पूछताछ के दौरान, ये अन्वेषण लिख दिया है इसने, तो मैं सीधी सीधी बात बताऊं कि पूछताछ के दौरान जब अपराधी होता है कोई, उससे पूछताछ की जाती है तो वो कुछ बयान देता है, स्टेटमेंट देता है। अब वो सही है कि गलत है, इसका पता करने के लिए कौन से टेस्ट का प्रयोग किया जाता है ये बताना है आपको। जैसे आप हैं, आपसे कोई पूछताछ कर रहा है, आप उसको झूठ बोलकर निकल आइए, तो वो कैसे मानेगा कि आपकी बात सही है? तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? ऐसा टेस्ट भी होता है, आपका झूठ पकड़ा जाएगा, होता है। लेकिन कुछ ऐसे सैनिक में या कमांडो में कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी होती है कि इस मशीन को भी, मशीन ही है ना, उसको झूठा साबित कर देते, कर देंगे, कोई बात नहीं, बस ट्रिक आपके पास होना चाहिए। बहुत लोग करते हैं ऐसा, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इसी मशीन को झूठा साबित करने के लिए। लेकिन आपके बस का बात नहीं, आम आदमी के बस की बात नहीं कि इसको झूठा साबित कर ले, वो तो अपना पूरा और कच्चा चिट्ठा देके चला आएगा। ऐसी ऐसी बात होती है इसमें। चलिए, तो इसमें क्या होता है? नार्को टेस्ट। ये जो नार्को टेस्ट है, इससे भी झूठ पकड़ा जाता है। इससे भी क्या किया जाता है? झूठ पकड़ा जाता है। इसके द्वारा भी क्या होता है? झूठ जो आप बोलते हैं उसकी टेस्टिंग की जाती है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो होती है ना, इससे आपके ब्रेन में क्या क्या संवेदनाएं चल रही हैं उसका पता लगाया जाता है। संवेदनाएं क्या चल रही हैं उसका पता लगाया जाता है, और साथ ही साथ जो चीज आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या कुछ छिपाना चाहते हैं उसका भी पता। आप छुपा भी नहीं सकते कुछ, छुपा लिख रहे हैं, छुपा, आप तो छुपा भी नहीं सकते हैं इससे, इस मैपिंग टेस्ट से। ब्रेन मैपिंग टेस्ट, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, क्या मतलब जो चीजें जब बोलेंगे आप, जब वो बोलते हैं तो आप उस पर कैसा रिएक्शन आपके दिमाग का होता है, आप उसको छिपाने का प्रयास करेंगे। आप इधर उधर जैसे नहीं करते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है तो तुरंत आपका दिमाग शांत हो जाता है, फिर कहीं उत्तेजनात्मक बात हो गई तो आपका दिमाग क्रोध में आ जाता है, ब्लड तेजी से चलने लगता है। तो ये सब चीजों को अब इसमें क्या होता है, इसमें उसका पॉइंट नोट किया जाता है। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट भी यही काम करता है, जानते हैं क्या? झूठ पकड़ने का काम करता है, यानी कि इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन क्या किए जाते हैं? झूठ पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें से लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आप जान लीजिए, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट, ये तीनों के तीनों जो टेस्ट होते हैं, ये आप झूठ पकड़ने या फिर आप झूठ बोल रहे हैं उसको पकड़ने या कुछ छुपा रहे हैं उसको जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, समझ गए होंगे। ये रहा, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? अब देख लीजिए, आप खुद देखिए आप कि सिर्फ इसने शब्दों को घुमाया है। प्रश्न ये मैं आपको बता चुका हूं, बस इसने क्या किया है? शब्दों को घुमाया है। जरा इसका कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि क्या होता है, कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम दें, आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा 10 सेकंड, जल्दी से बताइएगा। जल्दी बताइए भैया। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा? भोजन ऊर्जा भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट है। यूनिट का मतलब आप जानते हैं, इकाई। अरे मैंने आपको पढ़ाया है ना कि प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, हाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, कितने कैलोरी, ये सब में मैं कैलोरी बोल रहा हूं। जो कैलोरी ही तो इसकी इकाई हो गई, इसकी इकाई क्या हो गई, कैलोरी या किलो कैलोरी। कैलोरी इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई मेरे भाई। तो सीधा सीधा ऑप्शन आपको मिल रहा है कि मैं बोल रहा हूं कैलोरी। कैलोरी यहाँ देखिए है ना, यहाँ पे कैलोरी है जो ऊर्जा का मापन करता है। ऊर्जा का क्या करता है, कितने किलो कैलोरी या कितने कैलोरी ऊर्जा इनसे मिलती है, यानी कि कैलोरी ही क्या है, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये जो ओम है, ये जो क्या है, ओम है, मैंने आपको बताया था कि ये प्रतिरोध की इकाई है। किसकी, रेजिस्टेंस की इकाई है। ठीक है, रेजिस्टेंस की इकाई प्रतिरोध की इकाई कहलाती है। वाट क्या है भाई, वाट आप जानते हैं पावर यानी कि शक्ति, पावर यानी कि शक्ति की इकाई है, पावर यानी कि शक्ति की इकाई है। और ये हार्स जो लिखा है, हार्स, ये पावर क्या है, छोटी यूनिट है। पावर क्या है, हाँ, वाट क्या है, छोटी यूनिट है। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हमें शक्ति का माप करना हो तब क्या प्रयोग करते हैं, हार्स पावर। क्या कहते हैं भाई, हार्स पावर। तो आपने सुना होगा कि हार्स पावर क्या होता है, कितने पावर का इंजन है, तो कहते हैं इतने हार्स पावर का इंजन है। मतलब कि जो हार्स है ये ऊर्जा की ही एक इकाई है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर। मैं अगर आपको बता दूं तो आप देखिए, एक हार्स पावर बराबर 742 वाट होता है। 742 क्या होता है, वाट होता है। सोचिए 742 वाट मिलकर एक हार्स पावर बनाते हैं, कितना पावरफुल इंजन होगा, कितना पावरफुल इंसान होगा। किसी इंसान के अंदर ये पावर आ जाए तो वो जानते हैं बाइकों को तो ऐसे उठा लेगा, ऐसे हाथ में पकड़ेगा, उठा के फेंक देगा, हटाओ इसे। कितने हार्स पावर, आप जब ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो कहते हैं कितने हार्स पावर का है इंजन इसका। तो ये जो पावर होती है ना, पावर तो आप जानते ही हैं, जिसके पास पावर आ गई वो मद में चूर हो जाते हैं, और जब मद में चूर हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनका पावर भी क्या होता है, चूर हो जाता है। लेकिन जिसके पास पावर है, अगर वो विनम्र इंसान है तो उसकी पावर हमेशा ही सच्चाई के लिए यूज होती है, कभी भी दुरुपयोग नहीं होता है उसका। अच्छा, इसी बात पे बात करें, मैं कर लूं तो आप जानते हैं इस समय सिनेमा घरों में एक मूवी लगी हुई है, फूले मूवी। फूले एक समाज सुधारक है। फूले क्या है, एक समाज सुधारक हैं, और थे उनके जो विचार हैं वो जिस समय समाज सुधारक का कार्य किए, रियल भारत उसमें दिखाया गया इस मूवी में। इस मूवी में वास्तविक भारत जो था अपना पहले, वो दिखाया गया है। और कितने लोग हैं, पहले तो सबसे पहले जो आपका ये वीपीआरों में इसको जो देखकर आ रहे हैं, जो बेचारे सिनेमा घरों से देखकर आ रहे हैं, उनका रिव्यू नहीं लेने दिया जा रहा है। सोचिए, सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और इसके लिए कितने बाधाएं इसके सामने आ रही हैं। इस मूवी के लिए उनकी मूवी नहीं चलने दी जा रही है। सोचिए कि भारत कैसा रहा होगा पहले, वैसा दिखाने का प्रयास किया गया है इस मूवी में। और जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारत का जो पूर्व रूप था उसको दिखाया जाए, सोचिए उनकी मानसिकता कैसी होगी। लोग अगर ये देख गए कि हम लोग पहले कैसे थे, उससे हमें सुधार करनी है, उन लोगों से हमें बचना है,
तो जो लोग रोक रहे हैं, इसका मतलब वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उठकर ऊपर आइए, आप अपने इतिहास को जानिए। वो ऐसा चाहने ही नहीं दे रहे हैं। फूले मूवी मैं कहूँगा एक बार जरूर देखिएगा, आपके इतिहास का पता चलेगा। आप कैसे हैं, कैसे थे, किस तरह से आपको बेड़ियों में जकड़ा गया था, गुलामियों में जकड़ा गया था, किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जाता था, ये सारी चीजें उसमें दिखाई गई हैं। एक बार जरूर देखिएगा और बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगी, मुझे पता है ये, क्योंकि आप देखेंगे सिनेमा घरों में इसे दिखाया गया, लेकिन उसका रिव्यू नहीं लेने दिया जा रहा है। मतलब उसमें आपका क्या, उसकी आपकी क्या राय है, फीडबैक नहीं लेने दिया जा रहा है। तो जो नहीं लेने दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता के हैं। वो ये जान रहे हैं कि भारत का जो इतिहास है, लोग ये जान जाएंगे तो फिर अपने हक के बारे में लड़ना शुरू कर देंगे, वो जागरूक हो जाएंगे। तो कोई माइका लाल वैसे पैदा तो हुआ नहीं जो सच के रास्ते पर चलने वाले को रोक सके। दबा सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन रोक नहीं सकते। तो चलिए हम लोग अपनी टॉपिक पर आते हैं भाई। जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। इतने में ही अगर आप समझदार हैं, समझदारों के लिए सारा काफी होता है कि फूले जो मूवी है वो आपके भारत का पास्ट है। आप उसे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत कैसा था, कौन से लोग थे जो आपको उठने नहीं दे रहे थे, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़े वर्ग के लोगों को सता रहे थे। पूरा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सच्ची घटना पर आधारित मूवी। चलिए आगे चलें। ये आपने इसमें समझ लिया। पावर पर मैंने सारी चीजें आपको बता दी। आगे चलें। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? अब भारत की बात मत कीजिएगा, इसने विश्व पूछा है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले अमेरिका ने उपग्रह लॉन्च किया था। और जो उपग्रह उन्होंने लॉन्च किया था वो अब एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी उसी कक्षा में पड़ा हुआ है, एक्टिव नहीं है। इतनी सारी बातें मैं बता दिया। किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले 10 जुलाई 1962 को अमेरिका ने किया था। जानकारी आपको मिल चुकी है। किसने किया था? अमेरिका ने। कब किया था? 10 जुलाई 1962 को। ये अब एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है भाई, इनएक्टिव है। मतलब कि निष्क्रिय हो चुका है, बंद है। निष्क्रिय यानी कि बंद है और अपनी कक्षा में पड़ा हुआ है। अपनी कक्षा में अभी भी वह मिल जाएगा आपको। अपनी कक्षा में आप देखेंगे तो वो अभी भी मिल सकता है, उपस्थित है। ठीक है। वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो आपको बताना है। तो क्या इनसेट है? इनसेट नया है भाई। अर्ली वर्ड है, अर्ली वर्ड का मतलब ये भी नया है। मालनिया 1 है, नहीं, टेलस्टार 1 पहला उपग्रह, विश्व का पहला प्रथम संचार उपग्रह था जो 1962 में लॉन्च किया गया था। अब इनएक्टिव है। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं तो जो ध्वनि है ना, ध्वनि की चाल के बारे में पूछ रहा है। ध्वनि के चाल के बारे में पूछ रहा है तो मैं आपको बताऊं, ये जो ध्वनि है ये निर्वात में गति नहीं कर सकती है। निर्वात का मतलब जहां पर वायुमंडल ना हो, जहां पर हवा ना हो, वहां पर ये गति ही नहीं कर सकती है। मतलब कि आप बोलेंगे, आपको खुद ही नहीं वो आवाज सुनाई देगी अगर निर्वात है तो। मतलब कि निर्वात में इसकी चाल असंभव है। सबसे पहली बात तो मैं यहां पे लिख दूं कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो सीधी सीधी बात है, शून्य होगी। चलेगी ही नहीं, निर्वात में नहीं चल सकती। क्यों? वो मैं बता दूंगा आपको। ध्वनि जब तक किसी चीज से टकराएगी नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी।
किसी चीज से टकराएगी नहीं तो वो कंपन करके आगे बढ़ती है। क्या करके आगे बढ़ती है? कंपन करके आगे बढ़ती है। तो ध्वनि अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो यानी कि ये वायु में टकरा कर आपके पास जा रही है, वायु में टकराते हुए आपके पास जा रही है, दीवार से टकरा रही है, इधर उधर, मतलब हर जगह से टकरा कर तब आपके पास पहुंच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि के लिए जितनी ठोस सतह हो, ध्वनि के पास जितनी ठोस सतह होगी उतनी ही तेजी से गति करेगा। ध्वनि के पास जितनी ही ठोस सतह होगी उतनी ही तेजी से गति करेगा। इसका मतलब आपको क्या ढूंढना है? जो सबसे ठोस होगा उसी में सबसे ज्यादा तेजी से गति करेगी। कौन? ये आपकी ध्वनि, जो आपकी आवाज है। ध्वनि की बात ही छोड़िए, जो आपकी आवाज है वो गति कैसे करती है? तो वो टकरा कर गति करती है, परावर्तित होते हुए गति करती है, टकराते हुए गति करती है, कंपन करते हुए गति करती है, कंपन कर। इसीलिए आप लोग देखते होंगे डीजे बजता है, जब डीजे बजता है तो आप लोग देखते होंगे डीजे वहां बजता है, कंपन आपका पैर यहां करता है। क्यों करता है? आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो निर्वात में इसकी चाल शून्य है। जो सबसे ज्यादा ठोस होगा, सबसे ज्यादा मजबूत होगा, उसी में इसकी चाल सबसे ज्यादा होगी। तो अब बताइए, क्या वायु सबसे मजबूत है इसमें? पानी सबसे मजबूत है या बर्फ सबसे मजबूत है? ठोस की बात कर रहा है, तो इसमें से ठोस मैं बोल दिया, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि निर्वात की बातें नहीं है इसमें। ये तीन में से पूछा है, वायु ठोस थोड़ी है, वायु तो गैस है, पानी द्रव है, बचा क्या? बर्फ। बचा क्या भाई? बर्फ बचा, बर्फ बचा ना, बर्फ में सबसे अधिक गति करेगी। अगर उस तरह से धातुओं की बात करें कि सबसे ज्यादा गति किसमें होती है ध्वनि की, तो आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा गति होती है। किसमें होती है? जो एल्यूमिनियम होता है आपका, एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा गति ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो सर्वाधिक तीव्र ध्वनि की चाल किसमें होगी? एल्यूमिनियम में। ये मैं बता रहा हूं कि आपको कभी पूछ ले सबसे ज्यादा किसमें, ठीक है? एल्यूमिनियम में, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आप देखें वायु में इसकी चाल क्या होती है। वायु में अगर कहें कि ध्वनि की चाल क्या होती है तो बताइएगा जरा, कितनी होती है वायु में? वायु के साथ साथ आपको पानी में भी बताना पड़ेगा। वायु के साथ साथ आपको पानी में भी तो बताना पड़ेगा। बताइए, बताइए दोनों में से। आदत बनी है फोन चलाने की, लेकिन क्या किया जाए, आपके कमेंट तो देखना भी जरूरी है। चलिए आप बताइए। मैंने दोनों का पूछा है, दो चीजें हैं, दोनों का पूछा है। सबसे ज्यादा किसमें है मैंने वो भी बता दिया है आपको। लेकिन यहाँ पानी की बात करेंगे, 1493 की स्पीड से इसमें जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसकी चाल कितनी होती है? तो 332 इसकी चाल। और इसमें सबसे ज्यादा किस में होगा? तो बर्फ में होगा। अब पानी से ही तो बना हुआ बर्फ है, बर्फ में चाल पूछेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसमें ये बताइए, जो 1432 है, ये अगर आप पैमाना नहीं जानते तो गड़बड़ हो जाएगा ना आपका। इसका इकाई इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, आप जानते रहिए। और ऐसे चाल है तो आपको तो उतना ही समझ जाना चाहिए था। मैं पहले उस उत्तर ही देख रहा हूँ, उत्तर कहाँ तक आपका कैसे कैसे है वो देख लूँ पहले मैं। हाँ सही है, लेकिन थोड़ा सा है, मिस्टेक है। यहाँ से लेस देन, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ से ये रहेगा, यहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। मैंने कॉमा लगा दिया क्योंकि ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। ये इंग्लिश है, ये उसकी हिंदी है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वजन
निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में शिशुओं नहीं है, शिशुओं है, शिशुओं में कम जन्म के, शिशुओं में कम जन्म के वजन से संबंधित है। अच्छा हाँ, मतलब कि इसमें ये बता रहा है कि अगर इससे कम वजन हुआ तो बच्चे के स्वास्थ्य में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है बच्चा। इतने वजन से ज्यादा में उसको पैदा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हुआ तो वो बीमारियों से ग्रसित होगा, तब आपको आईसीयू में ले जाके रखना पड़ेगा, बच्चों को वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा बच्चे को। अगर बच्चा जन्म के समय इतने वजन से कम हुआ तो, इतने वजन से कम हुआ तो अब वो वजन इसमें दिया गया है, कौन सा वजन है जो बच्चे के जन्म के समय इतना होना अनिवार्य है, अगर इससे कम हुआ तो बच्चा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहेगा। आपको उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा, नेबुलाइजिंग करवाना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा वजन है? अगर मैं आपको बताऊं तो आप इतना समझ सकते हैं कि 5 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए, 5 पाउंड से बच्चा कम नहीं होना चाहिए, और हिंदी में कहेंगे 8 औंस। अब ये आप जानते रहिए, क्योंकि पेपर में आपको यहीं से प्रश्न बनता है, पेपर में आपको यहीं से प्रश्न बनता है। 8 औंस या फिर 5 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए बच्चे का वजन, बच्चे का वजन इतने से कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली कितना होना चाहिए? नॉर्मली 8 पाउंड होना चाहिए। इतना अगर है तो बच्चा आपका क्या होगा? हेल्दी होगा। बच्चा आपका कैसा होगा भाई? बच्चा आपका हेल्दी होगा। आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आप उसको उठाइए और घर लेकर चले जाइए, आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला नॉर्मल होना चाहिए, औसतन होना चाहिए, औसतन इतना होना चाहिए। औसतन बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? 8 पाउंड होना चाहिए, बच्चा हेल्दी रहेगा। लेकिन इससे कम, 5 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। 5 पाउंड का मतलब लगभग 2.5 केजी, बच्चा लगभग 2.5 केजी का तो जरूर होना चाहिए भाई। 2.5 केजी, 2.5 केजी कहां पर है? कहीं है? 2.5 केजी पहले ऑप्शन में ही तो है यार, पहले ऑप्शन में ही देखिए, लेस देन 2.5 थाउजेंड और 2.5 केजी, मतलब इतना, इससे अगर कम हुआ तो वह बीमारी से ग्रसित होगा। इतना तो जरूर होना चाहिए। 2.5 केजी, 2.5 किलो, 2 किलो प्लस आधा किलो, 2 किलो प्लस आधा किलो, इतना वजन बच्चे का जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, समझ में आपको आया होगा? मजा आ रहा है प्रश्न करने में? बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्नों को देखकर ही आपको मजा आ जाएगा। एंथ्रैक्स जो एक घातक रोग है, एंथ्रैक्स नहीं है भाई, एंथ्रैक्स है। क्या है? एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स, तो इसको एंथ्रैक्स कहेंगे। एंथ्रैक्स जो एक घातक रोग है का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? मतलब इसमें पूछा गया है कि एंथ्रैक्स एक रोग है जो जंतुओं में होता है, मिट्टी में पाया जाता है और जंतुओं में होता है। मिट्टी में पाया जाता है और जंतुओं में होता है। एक प्रकार का है, क्या है? विषाणु जनित है, या फिर जीवाणु जनित है, या फिर प्रोटोजोवन है, या फिर आपका फफूंदी है। कैसा है ये आप कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास। ज्यादा समय लगाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं क्या दिक्कतें हैं आपके लिए। एंथ्रैक्स जीव जंतुओं में होने वाली बीमारी है, जंतुओं में, जीव में नहीं। जीव का मतलब मनुष्य भी आ जाते हैं, और मनुष्य में ये बीमारी होती नहीं है। और ये बीमारी होती कहां पर है? तो ये बीमारी मैं बता चुका हूं आपको कि जंतुओं में होती है, जंतुओं में ये बीमारी होती है, और मिट्टी में से इनको मिल जाता है, मिट्टी में से मिलता है और इनको ग्रसित कर देता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? जीवाणु, एक प्रकार का क्या है भाई? जीवाणु है। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है,
चलें अगले प्रश्न पर। मजा आ रहे हैं? कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए। मिनी माता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है। लेड, आर्सेनिक, कैल्शियम, पारा। इनमें से जितने भी ऑप्शन हैं आपके लिए ना, ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, हर बार पूछा गया है। और अब ये तो पहले का है ना, अब जानते हैं कैसे पूछता है। अब जानते हैं आपसे प्रश्न कैसे पूछता है। इसमें से कहता है कि भाई एक काम करो, इधर से ये दे दिया, इसके बाद यहाँ पर बीमारियां दे देगा और कहेगा मैच कराओ, कहेगा मैच फाउंड, मैच कराइए, इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सी ये जो क्या बोलते हैं, सीसा है, आर्सेनिक है, कैल्शियम है, तो लेड है, यानी सीसा ही है, आर्सेनिक, सीसा, कैल्शियम, पारा। इसमें से इनकी कमी से या फिर इनकी अधिकता से होने वाला रोग सामने दे देगा। अधिकता से ही होगा, कमी इनकी नहीं होती। इनकी अधिकता से रोग दे देगा और कहेगा कि मिलाइए कि ये इनसे होते हैं क्या। जैसे ये आपको दे दिया, मिनीमाता दे दिया है, कैडमियम दे देगा, ब्लैक फुट दे देगा, हाँ ब्लैक फुट दे देगा, ये तो तीनों आ गए इसमें से। और दे देगा आपको हड्डियों में कमजोरी यानी कि मैरिस्मस दे देगा। चार दिए गए, चारों का मैंने बता दिया है, बस आप मिला लीजिएगा अपने से। मैं इस पे लिखूंगा नहीं, मैं चारों नहीं लिखूंगा, मैंने चारों का बता दिया कि चारों की अधिकता से क्या क्या होता है, चारों की अधिकता से क्या क्या होता है मैंने सब बता दिया। बस अब इस पे लिखने का मन नहीं मेरा हो रहा है कि मैं लिख दूं इस पे। और इसकी कमी से यानी कि जो मिनीमाता है, मिनीमाता किसकी अधिकता से होता है, तो मरकरी की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है भाई, मरकरी की अधिकता यानी कि पारा की अधिकता से होता है। Hg कहते हैं ना इसको, Hg यानी कि पारा की अधिकता से ये होता है। ये जल में पारा की अधिकता हो गई तो जल प्रदूषित हो जाता है, और जल जब प्रदूषित हो जाता है उसके सेवन से मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, स्वस्थ लाल कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया यानी कि आरक्तता रोग हो सकता है, आरक्तता हो सकता है। अब देखिए, मैंने अभी बहुत ज्यादा थियरी का सेशन नहीं लिया था, लगभग मैंने 7, 8 या 9 थियरी का सेशन लिया है, लेकिन उसमें से लगभग जितने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं प्रश्न बने ही बने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो मैंने थियरी करवाई है वो उसमें से प्रश्न नहीं बनेंगे। जितने सेशन किए हैं सारे सेशन से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने थियरी करवाई है वो आपके लिए लाभदायक है, और वो आपने कर लिया तो 100% है कि श्योर हो जाएंगे आप कि वहां से प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न वहीं से आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न भी वहीं से आया है। चलिए बताइए, इसको आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा आपको। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसमें इसकी कमी अगर हो जाए तो आरक्तता रोग हो जाती है, यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। तो वो क्या है, क्या क्या लिखा है भाई ऑप्शन में, क्या क्या है, आयरन है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, क्रोमियम है। क्रोमियम तो होता ही नहीं, सीधी सीधी बात है भाई, क्रोमियम इंसान के शरीर में होता ही नहीं है, हटाइए इसको। बचा क्या है, आयरन बचा है, मैग्नीशियम बचा है, आयोडीन बचा है। तो आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन मैंने बताया है कि इससे घेंघा रोग होता है। इससे क्या होता है भाई, घेंघा रोग होता है, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन शरीर में रहेगा तो रक्तचाप बराबर होगा, जानते हैं आप, रक्तचाप का मतलब समझ रहे हैं आप, ब्लड प्रेशर बीपी नॉर्मल होगा। अगर अधिक हो गया तो बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा अधिक होने पर, और कम हो गया तो बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। आप ये सारी चीजें तो जान ही रहे हैं। मैग्नीशियम छोड़ दीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है, सारे धातु और सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं खनिज के लिए, खनिज में मैंने इनको पढ़ाया है। आयरन भी पढ़ाया था मैंने, आयरन जो है ना, ये आई का मतलब क्या हो गया, आयरन हो गया। आयरन का मतलब क्या होता है भाई, लोहा होता है। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है। और मैंने इस पर रील भी बना दिया था आपके लिए,
कि ये भाई ये लोहा जो होता है ना, ये आपके रक्त में उपस्थित होता है, इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और अब तक लगभग 80% महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, 80% गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी जरूर देखने को मिल जाती है। 80% महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनमें इसकी कमी देखने को जरूर मिल जाती है। ठीक है, तो और बात करें तो ये जो आयरन है भाई, आयरन जानते हैं, आयरन आपके लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब यही आयरन अगर ना हो तो आपके जब कम हो जाएगा, यही आपके ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरे शरीर में। अब ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने वाला ही कम होगा तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपको थकान महसूस होगी, चक्कर आएगा, थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, और साथ ही साथ चक्कर आएगा, सांस फूलेगी आपकी। ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रही है अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है। शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, आपका शरीर सूज जाएगा। ठीक, क्लास में है, अभी करते हैं। हेलो, ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में बढ़िया से आया होगा कि आयरन क्या है। आगे चलें, अगला प्रश्न। 9 प्रश्न हो गया, ये 10वां प्रश्न। लाइकेन प्रकार के संबंध का उदाहरण है। अब देखिए, मैंने आपको कवक और शैवाल दोनों पढ़ाया। कवक शैवाल पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको लाइकेन भी पढ़ाया, और लाइकेन के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी सब मैंने दिया। अब अगर आप ना कर पाए तो फिर आपका दुर्भाग्य होने लगेगा ना, कि प्रैक्टिस में भी बताया, थियरी में भी बताया, अगर आप अब भी ना कर पाए तो आपकी कमजोरी होगी ना। चलिए, ये लाइकेन जो होता है ना, अभी बीच में आया था कि एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है, एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है पर्यावरण प्रदूषण का। और पर्यावरण प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपको अधिक हो गया है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो ये काला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है भाई? जो ये इंडिकेटर है ये काला पड़ने लगता है। कैसा पड़ने लगता है? काला पड़ने लगता है। और होता कैसा है भाई? ये नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और नीला हरा कुछ भी आप कह दीजिए, हरे में भी होता है और नीले में भी होता है। ठीक है, नीले हरे शैवाल आप बात करते हैं ना, तो नीले हरे शैवाल इसी तरह से हो जाते हैं। कवक भी इनके साथ होता है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो लाइकेन बना लेते हैं, आप जानते हैं। और ये जो होते हैं कवक और शैवाल, कवक प्लस शैवाल, ये दोनों सहजीविता का संबंध स्थापित करते हैं। किसका? सहजीविता का संबंध स्थापित करते हैं। अब यहाँ सहजीविता किसमें दिख रही है आपको? सहभोजिता नहीं होगा, असहभोजी ये तो एकदम नहीं होगा, परभक्षिता एकदम नहीं होगा। सहभोजिता का मतलब साथ साथ खाना, तो ये दोनों खाना नहीं खाते हैं, एक आवास प्रदान करता है, एक भोजन प्रदान करता है। सहोपकारिता, हाँ सह उपकारिता, दोनों एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? उपकार करते हैं। इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सही, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको म्यूचुअलिज्म? ये देखिए, इस तरह से लिखा होता तो जल्दी समझ, म्यूचुअलिज्म इस तरह से लिखा होता तो जल्दी समझ में आता। वो हिंदी थी इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज दिखता है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म हो या सहोपकारिता हो, दोनों आपका राइट आंसर हो गया। तो लाइकेन के बारे में भी आपने जान लिया। लाइकेन के बारे में चलिए कुछ और जानकारी थी बाद में दे देंगे।
अभी बहुत प्रश्न बनते हैं इससे, बहुत प्रश्न बनते हैं, जैसे कि लाइकेन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइकेन क्या कहलाता है, लाइकेन शब्द किसने दिया था, और स्टडी ऑफ लाइकेन सही है, ठीक है। लाइकेन की खोज किसने की थी, लाइकेन शब्द किसने दिया था, इसकी बात भी करेंगे ना, तो और जानकारियां आपके पास आ जाएंगी। तो कभी फिर कभी, बहुत समय है आपके पास। अच्छा कितने प्रश्न है, प्रश्न देख लिया जाए। 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या बात है, आज प्रश्न बहुत ज्यादा है। 2 पार्ट में बांटने क्या, 24 प्रश्न, 12 प्रश्न कर देते हैं, 12 प्रश्न कर देते हैं भाई, 2 प्रश्न और करा देते हैं, ये 11। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। देखिए मैं प्रश्न आसानी से या फिर बहुत स्लो में क्यों करवाता हूँ, स्लो मोशन में क्यों करवाता हूँ, आपको इनकी व्याख्या करने के बाद कभी इनसे संबंधित कहीं प्रश्न मिल जाए ना, तो आप तुरंत उसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब यही रहता कि मैं 50 क्वेश्चन ले लूं, एक प्रश्न पर मैं ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड देकर आगे निकल जाऊं, मतलब कि हाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रश्न पढ़ूं, उत्तर बता दो, निकल जाऊं। तो उससे तो सिर्फ यही होगा ना कि मैं प्रश्न आपको ओरली प्रश्न दिखा रहा हूं, और मैं इसमें क्या करता हूं कि एक प्रश्न लेता हूं, उसकी व्याख्या बढ़िया से देता हूं, व्याख्या देने के साथ इसका जो चारों ऑप्शन होता है लगभग उनको आपको मैं व्याख्या उसकी कर देता हूं, बढ़िया से समझ में आ जाता है। तो कभी भी आगे आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप उनको हल कर लेंगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वही सोचता हूं कि मेरी जरूरत आपको आगे ना पड़े, इसीलिए ऐसा करता हूं। चलिए 2 प्रश्न और करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीव के कारण प्लेग होता है, प्लेग किसके कारण होता है वो पूछा है इसमें, प्लेग किसके कारण होता है, ये प्रश्न है आपके लिए, और आप बताइए जल्दी से, आप बताएंगे इसको जल्दी से, ठीक है, आप बताइए तो जल्दी से। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेग किसके कारण होता है भाई। आप जानते हैं प्लेग क्या होता है, प्लेग जो होता है ना ये चूहों की बीमारी है। किसकी बीमारी है, चूहों में पाई जाने वाली बीमारी है, पाई जाने वाली बीमारी है। कहेंगे फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, चूहों को काटने वाला एक जीव होता है पिस्सू, पिस्सू नाम आपने सुना होगा, पिस्सू, पिस्सू होता है, उसमें भी प्लेग पाया जाता है, इसमें भी प्लेग पाया जाता है। तो कहेंगे कि जब चूहों में होता है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, चूहों से धीरे धीरे ये मनुष्य में आ जाता है, चूहों से धीरे धीरे क्या आ जाता है, मनुष्य में आ जाता है प्लेग, इसीलिए इसको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए इसको पढ़ना पड़ता है कि प्लेग नामक बीमारी जो होती है वो हमारे शरीर में भी हो जाती है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्लेग क्या होता है। प्लेग एक महामारी भी है, प्लेग क्या है, एक महामारी के रूप में आती है, महामारी के रूप में आती है, पेंडेमिक डिजीज, महामारी के रूप में आती है, समझ लीजिए। और कुछ बताऊं इसके बारे में, हाँ तो ये जो होती है किसके कारण होती है, तो पेर्सिनिया, पेर्सिनिया पेस्टिस, पेर्सिनिया पेस्टिस नाम आपने सुना होगा, अच्छी बात है सुना है। तो ये जो पेर्सिनिया पेस्टिस है ये एक प्रकार के जीवाणु हैं, ये एक प्रकार के क्या है भाई, जीवाणु हैं, यानी कि बैक्टीरिया हैं, इन्हीं से ये रोग होता है, इन्हीं के द्वारा रोग होता है, यानी कि जीवाणु है तो जीवाणु जनित होगा, पेर्सिनिया पेस्टिस नाम है उसका। अब इसमें ऑप्शन आपको मिल गया ना, ऑप्शन आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, ऑप्शन आपको पहला ही मिल गया कि प्लेग किसके कारण होता है, बाकी जानकारी जो एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी है वो आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न ये रहा, वेरी लाइट पिस्टल, फिर से रिपीटेड टाइम, रिपीटेड टाइम है, जल्दी से बता के निकल लें। वेरी लाइट अभी बताया था, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए, ताकि चिन्हित कर सकें कि कौन सी चीजें कहाँ हैं, और ये सैनिक लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, सैनिक लोग इसका प्रयोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, बाकी जो प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 13 से कल हल किया जाएगा। अन्वेषण के दौरान झूठ ऊर्जा भोजन, ये तो मैच कर रहा है भाई,
किस उपकरण का उपयोग मानचित्र नाम है? हाँ, एक दो प्रश्न इसमें रिपीटेड हैं, कोई बात नहीं, इसको कल हल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर किया कीजिए कि कौन सा प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, ये जरूर आंसर किया कमेंट किया कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करके जाया कीजिए। लाइक नहीं करेंगे तो भाई थोड़ा सा जो मनोबल होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन जिस तरह से सक्रियता आप लोग दिखा रहे हैं, जिस तरह से लाइक और कमेंट कर रहे हैं, उससे हमारा जो मनोबल है और ऊंचा हो रहा है, और हम प्रेरित होते हैं कि आपको और भी बेहतरीन क्लासेस दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।